स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान हो चुका है। इस बार करीब 61.06% वोटिंग हुई। 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार करीब 2% वोटिंग कम हुई है। 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 में करीब 2% का वोट में इजाफा हुआ था। 2017 में जब 2.7% वोटिंग में इजाफा हुआ तो 43 सीटों का फायदा था बीजेपी को, जबकि बसपा को 18 और सपा को 12 सीटों का नुकसान हुआ था। 2017 में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 43 सीट पर जीत मिली थी। 2012 में इन 58 सीटों में बीजेपी को 10 सीट, सपा को 14, बसपा को 20 सीटें मिली थी। 11 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। तो वहीं आपको बताते चलें कि जहां चुनाव में एक एक वोट अपना महत्व रखता है, तो एक वोट से तख्ता पलट हो जाता है। ऐसे में आरएलडी अध्यक्ष का चुनाव में वोट न डालना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जयंत चौधरी ने अपनी सफाई में बताया कि चुनावी रैली में व्यस्त होने के कारण वो वोट नहीं डाल सके। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब महज एक वोट की हार से तख्ता पलट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी और सीपी जोशी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फ्रांस में तो एक वोट की जीत से ही राष्ट्रतंत्र खत्म हुआ। जर्मनी में एक वोट से ही जीतकर हिटलर नाजी दल का मुखिया बन गया था। फिलहाल आज हम बात करेंगे पश्चिम का सिकंदर कौन कौन पश्चिमी यूपी में मारेगा बाजी। वोटिंग के प्रतिशत हुए कम, क्या किसानों ने जाहिर की नाराजगी। तो चलिए आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। चंद्रेश कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है सर बड़ी बहस में। चंद्रेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। चंद्रेश जी, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है सर। क्या संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए आपको लग रही हैं? खाता खुल पाएगा पश्चिमी यूपी में आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी है जो मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को देखिए तो युवाओं, महिलाओं और प्रदेश के आम नागरिकों के लिए एक विजन के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में गई थी और चुनाव मैदान में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां तक वोटिंग की बात है, तो हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भाजपा के समर्थक थे, जो महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त थे, जो सपा को, कांग्रेस को या लारोद को या बसपा को वोट नहीं देना चाहते थे, वो घर से बाहर वोट देने ही नहीं गए। तो इसका सीधे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि उनके मतदाता तो वोट ही देने नहीं गए। और यदि हम बसपा की बात करें तो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता कहीं भी जनहित के मुद्दे पर सामने नहीं आए। और सपा और भाजपा ने अधिकतम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ाया था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी छवि के साथ, एक शानदार विजन के साथ चुनाव मैदान में गई। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें 50% से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी पश्चिमी यूपी में जीत लेगी? जी, लेकिन किन मुद्दों के आधार पर आप इस बात को बोल रहे हैं सर? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो सबसे ज्यादा सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थीं, और कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान यहां पर हुआ। और इस बार आप किस आधार पर इस दावे को कर रहे हैं कि यहां पर 50% से ज्यादा वोट आपके रहेंगे, सीटें आपकी रहेंगी? देखिए, पिछले 30-32 सालों में सपा, बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद और तबाह किया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि पिछले चुनाव में जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर मत पड़ते थे उत्तर प्रदेश में। इस बार जाति, धर्म और संप्रदाय का कार्ड नहीं चला है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक विकास के मुद्दे पर, गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं एक बड़ा मुद्दा था।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए उनके जानवरों के गोबर को 2 रुपया प्रति केजी खरीदने की बात कही, गन्ना 400 रुपया प्रति कुंटल भुगतान करने की बात कही, 2500 रुपया प्रति कुंटल गेहूं और धान खरीदने की बात कही, बिजली बिल हाफ, सिंचाई पूरा माफ, कोरोना काल का बकाया माफ और ऋण माफी जैसे मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में गई और मुद्दे पर वोट पड़ा है तो स्वाभाविक है कि इस बार वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। ठीक है, चंद्रेश कुमार जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। पंकज जी आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। चलिए, लगता है पंकज जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से हम उनके पास लौटेंगे। चंद्रेश जी आपके पास मैं वापस आ रहा हूं। चंद्रेश जी, कैराना एक बड़ा मुद्दा रहा था, कैराना में वोटिंग खूब हुई है इस बार, ये कैराना की जनता का जो उत्साह है किस तरफ आपको लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पौने 5 साल में काम किया होता तो उसे मुजफ्फरपुर और कैराना पर वोट नहीं मांगना पड़ता, और पौने 5 साल में यदि पिछली सरकारों में दंगे हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने दंगों की जांच कराकर दंगाइयों को जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उन दंगों के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। और इस बार कैराना का वोटिंग भाजपा को जिताने के लिए नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हुआ है। और वहां पर सभी जाति और धर्म के लोगों ने एकता और सामाजिक सौहार्द के नाम पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए वोट किया है, इसलिए वहां पर जमकर वोट हुआ है। लेकिन ये जो आपने अभी बताया कि दागदार छवि वाले नेताओं को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर आपने निशाना ये साधा कि दरअसल बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया, तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस बार जो आधी आबादी को साधने की आप लोगों ने कोशिश की और जो प्रदेश के मुद्दे या फिर पश्चिमी यूपी के मुद्दे उठाने की आप लोगों ने कोशिश की, किसानों का मुद्दा आप लोगों ने उठाने की कोशिश की है, इस मुद्दे के आधार पर आपको कुछ फायदा पश्चिमी यूपी में हो जाएगा इस बार? पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम नागरिकों पर जोर और जुल्म कर रही थी, आप बताइए कांग्रेस के अलावा सड़क से लेकर सदन तक कौन पार्टी थी जो आम नागरिकों के हक और हुकूक के लिए लड़ रही जी? स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। हमारे लाखों कार्यकर्ता जेल गए, यातनाएं सहे, प्रियंका गांधी जी को जेल हुआ, ड्रेन से उनकी निगरानी कराएगी, फिर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने न डरा न हरा न थाका और वो लगातार लोगों के हक के लिए लड़ती रही। और लड़ती हूं, लड़ सकती हूं जैसा कैंपेन सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन महिला सशक्तिकरण के लिए बनने जा रहा है। ऐसे में आधी आबादी पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ रही है और कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। ठीक है, हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी एक बार जुड़ गए फिर से। पंकज जी आपको आवाज मिल रही है सर हमारी? पंकज जी एक बार फिर से बोलिए सर। जी पंकज जी, देखिए पश्चिमी यूपी से शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो चुकी है और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रेश ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को बम्पर फायदा पश्चिमी यूपी में हुआ है और 50% से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ी हैं, वोटिंग हुई है। आपको क्या सर ये आंकड़ा लग रहा है? अभी पश्चिमी यूपी का आंकड़ा अगर हम करें इस वोटिंग के लिहाज से, जो कि पिछली बार से 2-3% कम हुई है, तो आपको क्या लग रहा है सर पश्चिमी यूपी में इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकता है? पंकज जी अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए एक बार। चलिए, लगता है अभी नेटवर्क का कुछ इशू है, आवाज में दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से हम पंकज जी के पास लौटेंगे। चंद्रेश जी एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रेश जी, 2017 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बम्पर पश्चिमी यूपी में जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला। 2012 की अगर हम बात करें तो बीजेपी महज 10 सीटों पर पश्चिमी यूपी में थी और कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों को लगभग 11 सीटें मिली थीं। बाकी समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीटें गई थी, बसपा को भी 20 सीटें यहां पर मिल गई थीं। लेकिन इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले 2012 में जब आपकी सीटें थीं उतनी सीटें 2017 में नहीं रहीं, तो 2022 में बम्पर जीत आपको कैसे मिलेगी? देखिए, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता काफी नाराज थी
उस समय हम विद्यार्थी हुआ करते थे और इलाहाबाद में विद्यार्थियों का लाखों हुजूम लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार को लेकर लोग रोज सड़क पर उतरता था और बेरहम सरकार विद्यार्थियों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करती थी। मायावती जी की सरकार में भी शिक्षक भर्ती में बम्पर घोटाला हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि सपा आई। सपा ने उसी इतिहास को दोहराया और फिर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से 2 कदम आगे जाते हुए विद्यार्थियों के लॉज में घुसकर उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिस सरकार के खिलाफ इलाहाबाद में विद्यार्थी यदि घर से अपने कमरे से बाहर निकल गए, उसका जाना तय है। और पिछले 30-32 सालों में सपा, बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारों को उत्तर प्रदेश ने देख लिया है और ऐसे में जहां पर भाजपा से लोग नाराज है, वो पुनः लौटकर सपा के साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि बसपा कहीं चुनाव में सामने दिखाई ही नहीं दे रही। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी एक विकल्प के तौर पर जनता ने तलाशी थी, ऐसे कांग्रेस पार्टी अब एक विकल्प है 2022 के चुनाव में। देखिए, विधानसभा में हमारी सीटें कम थी, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में वास्तव में यदि कोई विपक्ष की भूमिका का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक किया तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसने विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर हम देख रहे हैं, मीडिया से भी इस बात को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र लाया उसमें एक विजन है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया उसमें आम लोगों को, साफ सुथरे लोगों को चयन किया, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की गहरी सहानुभूति, मैं तो फील्ड में भी कभी कभी जाता हूं चुनाव प्रचार के दौरान, और वहां पर जो जनता का ओपिनियन है, जो लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, जो मेरे कट्टर विरोधी हैं, वो लोग भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर एक गहरी सहानुभूति भी दिख रही है और एक समर्थन भी दिख रहा है। ठीक है चंद्रेश जी, आप हमारे साथ फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम पहले चरण के मतदान के बाद आज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। चंद्रेश कुमार सिंह है कांग्रेस से प्रवक्ता, पंकज रस्तोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार, रविंद्र के द्विवेदी हैं नेता बीजेपी से। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है रविंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। पंकज रस्तोगी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल मिल रही जी, ठीक है। पंकज जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। आकलन क्या कुछ आपका सर कह रहा है पहले चरण की वोटिंग का? पिछली बार से करीब 2-3% इस बार कम वोटिंग हुई है। पंकज जी, देखिए, एक बात तय समझ लीजिए पराग जी की इस बार का चुनाव है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लड़ा जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम की 58 सीटें हैं, इसमें 25% दलित वोट और 27% मुस्लिम वोट और 17% जाट वोट और 8% ठाकुर वोट। तो इसी आधार पर यह चुनाव है, तो इसमें जाटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तय समझ लीजिए कि जो युवाओं की जोड़ी है, जनमानस उसको नहीं पसंद कर रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिया उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ही ये चुनाव आसन्न है। और इसमें ये निश्चित मान के चलिए अप्रत्याशित परिणाम आने की संभावना है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा बात यह है कि बसपा का कमजोर होना, जो 25% वोट है दलितों का, वो सीधे सीधे बीजेपी की ओर देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए बहुत काम किए, उनको आवाज देने की व्यवस्था हो, चाहे जितने काम हो, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, ये निश्चित समझ लीजिए। और 8% ठाकरों का वोट ले लीजिए और जाटों का जो 17% वोट है, वो भी क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है वहां पर जिस तरह से उन्होंने जाटों की उपेक्षा की। आपके आरएलडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उन्होंने जो जाटों की अपेक्षा की, तो उसका भी खामियाजा इनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, ये तय मान के चलिए। और ये अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और दूसरी बात, अभी हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तो हालत पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। 7% वोट पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मिले थे और इस बार के चुनाव में पराग जी आप देखेंगे 1 या 2-3 सीटें से ऊपर कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में लाने की स्थिति में नहीं। सिर्फ क्या नाम है, एक मोना तिवारी जो आराधना मिश्रा
आपके प्रमोद तिवारी जी की बेटी है, जहां समाजवादी पार्टी ने रामपुर खास से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, उनके जीतने की पूरी संभावना। अन्यथा अगर आप देखें तो कांग्रेस को 1,72,521 बूथ है पराग जी पूरे उत्तर प्रदेश में। उन बूथों पे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कि कहां पर उनको कार्यकर्ताओं पे बूथ में। लेकिन पंकज जी, चंद्रेश जी तो ये कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले जीत लेगी पश्चिमी यूपी में। देखिए, ये खाली एक मुंगेरी लाल के सपने हैं। पिछले बार कांग्रेस को 0 स्थिति में थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी पिछले चुनाव में 2017 में। तो ये मान के चलिए इस बार कोई मिराकल लेने नहीं जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने ठीक है महिलाओं को सीटें दी हैं, लेकिन महिलाएं भी आज अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिखे तो वो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा जो लड़कियां हैं, जो मतलब जिन्होंने अभी पहली बार वोटिंग शुरू की है 18 साल की उम्र के बाद। ये सारा एक सुरक्षा का, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव हो गया है सीधे सीधे। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पे आरएलडी गठबंधन कोई भी जवाब देने में नाकामयाब है। चाहे कितना पत्रकार वार्ता कर ले, चाहे जो भी कर ले, किसी में भी वो इस मुद्दे पे कभी भी नहीं बोलते हैं। और ये जनमानस इस चीज को जानता है, क्योंकि जितने लोग कल देखिए वोटिंग कर रहे थे, आपके चैनल के भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तमाम लोगों ने ये बात कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक घर पहुंच जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रहा सवाल किसानों के सवाल पे बात आई है, तो किसानों के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, इन लोगों ने बहुत काम किया, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनना, वहाँ किसानों को इतना मुआवजा मिला, वो इसीलिए देखिए वहाँ वोटिंग अप्रत्याशित हुई। हरियाणा में पलायन का मुद्दा रहा, वहाँ 73% वोटिंग हुई। तो ये भी आप लीजिए कि जिस तरह से ज्यादा वोटिंग होने का परिणाम, ये निश्चित मान के चलिए ज्यादा वोटर अगर वोट कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा जाता रहा, ये पुराना इतिहास रहा है। ठीक है पंकज जी, इसलिए ये निश्चित मान के चलिए कि ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरएलडी गठबंधन को निपटाना पड़ेगा, ये निश्चित मान के चलिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा पंकज जी हमारे साथ। ठीक है, चंद्रेश जी से मैं कमेंट ले लूं इस पर। चंद्रेश जी, पंकज जी तो कह रहे हैं कि दरअसल फायदा आप लोगों को होने वाला नहीं है। आप लोग जिस फायदे की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने ही बनकर ना रह जाए? देखिए, जब हम विश्लेषण करते हैं तो दो तरह का विश्लेषण होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि पंकज जी इस समय सब्जेक्टिव तरीके से, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, इसलिए उनको सब कुछ भारतीय जनता पार्टी वाली दिखाई दे रही है। उनका विश्लेषण ऑब्जेक्टिव नहीं है। ग्राउंड लेवल की बात करिए। आपके लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, लखनऊ में मध्य के उम्मीदवार सदर जाफर आए, उनको क्या नाम है, यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। पंकज जी दिखाई दे रही है, ये लखनऊ की बात समझ लीजिए। यहाँ प्रदेश के नौजवान जो यहाँ पर आपके कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उनको लगाया गया है। वो 2012 से 17 तक आपके सभासद थे कांग्रेस के, आपके प्रदीप कड़ाजिया, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक, अरे आपके उसके मंत्री भी हैं। लेकिन आप ये देखिए स्थिति बहुत विकट है, कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है आपको बूथ बूथ पे, ये हालत है। आपके प्रत्याशियों की बहुत बुरी हालत है और बहुत बुरी तरह आपकी जमानत जब्त होगी। चंद्रेश जी ग्राउंड लेवल पे जाकर इस चीज को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। खाली लड़की लड़ सकती है और करने से काम नहीं चलेगा। प्रियंका मौर्य देखिए आपको छोड़ के चली गई, जो आपकी उस लड़की लड़ सकती है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था प्रियंका गांधी ने। तो आज ये समझ लीजिए कि ये आपका मुद्दा फेल हो चुका है। और कांग्रेस ने जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं 403 सीटों में पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, प्रियंका गांधी ने, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और कांग्रेस बल्कि 2-3% वोटों पे जाकर समझ जाएगी, ये निश्चित मान के चलिए। ये हम लोगों का भी आकलन है। आप इस बात की अवहेलना कहिए कि भाजपा के समर्थक हैं, हम लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कई वर्षों से करते चल रहे हैं। चलिए ठीक है चंद्रेश जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। आपको आंकड़े की बात करूंगा। पंकज श्रीवास्तव जी, कौन सा उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर है? ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन में नंबर 1 पर है। यदि लॉ एंड ऑर्डर है तो मानवाधिकार उल्लंघन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? पिछले 3.5 साल में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक कहीं मौतें हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड है तो पुलिस कस्टडी में सर्वाधिक मौतें भारत में उत्तर प्रदेश में कैसे हुई?
आज उत्तर प्रदेश भूखमरी में नंबर 1 पर, देखिए उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर, बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में चरम पर है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों को थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा आप दोनों को रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौ दिया जाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री बोलते तक नहीं है। ठीक है, कोरोना काल में लाखों लोगों पर 3.5 ठीक है चंद्रेश जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं मैं, कराए गए। ठीक है, ये यदि लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में महिलाओं का चीरहरण हुआ, ठीक है, यदि ये लॉ एंड ऑर्डर है तो ब्रेक आप, चलिए ठीक है चंद्रेश जी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। रविंद्र के द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सर सर आप अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। द्विवेदी जी अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए सर। आवाज आ रही है सर आपको हमारी? आ रही आवाज आ रही है। ठीक है द्विवेदी जी, 58 में से इस बार कितनी सीटें सर? क्या धड़कनें बढ़ी हुई है पश्चिमी यूपी को लेकर? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि 25 से ज्यादा सीटें, यानी कि 50% से ज्यादा सीटें उनकी इस बार है। चंद्रेश जी कह रहे हैं सारे सर्वे में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है सारे लोगों ने देख लिया है, और आने वाले 10 तारीख को भाजपा वहां से 40 से 45 सीटें जीत रही है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इस बार कैराना में बम्पर वोटिंग हुई है, मुजफ्फरनगर में खूब वोट पड़े हैं, बागपत में खूब वोट पड़े हैं, मेरठ में खूब वोट पड़े हैं। सर कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल बदलाव देख रहा हूँ। पिछला जो चुनाव का रिजल्ट था उससे इस बार ज्यादा बहुमत से भाजपा, अच्छा, और ज्यादा होगा? जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा मुद्दा कैराना बना और विपक्ष ने इसको खूब बुनाया, और किसानों का आंदोलन जिस पर खूब कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया, और आपको नुकसान होगा इस बात को अभी भी विपक्ष कह रहा है। ये आने वाले समय में विपक्ष को मालूम पड़ेगा कि उन्होंने किसानों के नाम पे कितनी बड़ी राजनीति की, और माननीय मोदी जी ने इस राजनीति को किस तरीके से ध्वस्त किया है, और इसका फायदा भाजपा को होगा। और किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था, ना किसान के हित में था। मैं आज भी कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, कांग्रेस हमेशा इस देश को खंडित करने के लिए ऐसे आंदोलनकारियों का समर्थन करती आई है, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो या आज हिजाब का मामला हो। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो देश में विघटन करना चाहते हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और ये पूरा देश जान रहा है और पूरा देश देख रहा है। इसलिए देश को अखंड बनाने के लिए, देश को राष्ट्र हित के लिए उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिकों ने वोट दिया है, बम्पर वोटिंग हुई है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए, आज समय हमारे पास बड़ी बहस में चर्चा के लिए इतना ही है, इसलिए आप सभी खास मेहमानों से मैं इजाजत चाहूंगा। रविंद्र के द्विवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया, चंद्रेश कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, पंकज रस्तोगी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल अभी बना हुआ है कि पश्चिमी यूपी का सिकंदर कौन है, इसका नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन दावे सबके अपने अपने हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।